नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पॉलिटी में संघ की कार्यपालिका पढ़ा था, हाई कोर्ट पढ़ लिया था, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग राज्य का विधानमंडल पढ़ेंगे, ठीक है। और मुख्यमंत्री वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ लिया था शायद, ठीक है। महाधिवक्ता पढ़ लिया था। राज्य का विधानमंडल आज को इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी में हम लोग शुरू कर रहे हैं राज्य विधानमंडल। देखिए वीडियो तो मैं अब रेगुलर लाऊंगा, लेकिन आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसको रेगुलर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरा कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आ जाए। देखिए, राज्य विधानमंडल में कौन कौन सा होता है, तो 3 होते हैं। उसके अंग कौन से, तो देखिए, एक तो होता है राज्यपाल, इसमें शामिल होगा। दूसरा विधानसभा होगा, और जिस राज्य में विधान परिषद होगा उसमें विधान परिषद भी इसमें आएगा। मतलब या तो 2 होगा जिसमें राज्यपाल प्लस विधानसभा। अगर विधान परिषद है 3 जब होगा तो इसमें राज्यपाल हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, आप लोग इस तो देखिए। और इसमें कुछ राज्य हैं, वर्तमान में 8 राज्य हैं जहाँ द्विसदनात्मक विधानमंडल है। शायद करंट में 1-2 और बढ़ा है अभी, तो उसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा यहाँ से। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने नहीं लिखा है, अभी करंट पढ़ूंगा तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। देखिए, जो विधान परिषद है उसको उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। और राज्य विधानमंडल कितना अनुच्छेद में है, देखिए 168 से शुरू होकर 212 तक है, ठीक है। देखिए, विधान परिषद क्या है, जैसे राज्यसभा होता है वैसे ही विधान परिषद भी होता है, ठीक है। मतलब दोनों सेम ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। और इसको आप जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये भी एक अस्थायी निकाय है, ठीक है। इसका भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें भी कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अभी इसको देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे है क्या, जैसे इसमें भी प्रत्येक जो 2 साल पे 1/3 सदस्य जो हैं वो मतलब रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें ये दिया हुआ है कैसे कैसे मतलब इसका नियुक्ति वगैरह होता है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है तो उसका गठन कौन सा करेगा, राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत, मतलब 2/3 बहुमत से राज्य का विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करेगा और संसद को भेजेगा। संसद उस राज्य में विधानसभा स्थापना के लिए मतलब संविधान में संशोधन करेगी, ठीक है। मतलब विधेयक पास करेगी। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल साधारण विधेयक से ये काम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, सदस्यों की संख्या कितना होगा, तो एक चीज़ है कि टोटल विधानसभा के जो संख्या है, विधानसभा सदस्यों की संख्या, उसका 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम भी नहीं होगा। इसमें कुछ अपवाद है, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, कैसे कैसे नियुक्त होते हैं, तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से होते हैं, नगर पालिका जिला बोर्ड से। 1/12 सदस्य जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं, 3 साल पहले जो ग्रेजुएट हुए हैं वो नियुक्त करते हैं। 1/12 सदस्य जो है, जो टीचर हैं, स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो नियुक्त करते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या जो मान लीजिए कोई विधान परिषद का सदस्य के रूप में खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता है, ये है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। सभापति उपसभापति वही विधानसभा वाला सिस्टम है, ठीक है। अपने सदस्यों में से ही चुनते हैं, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है, दोनों इस्तीफे एक दूसरे को देते हैं। अगर कोई त्यागपत्र देता है तो उन्हें एक दूसरे को ही देगा, ठीक है। अब देखिए, विधानसभा जो है वो राज्य विधानमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब देखिए, सारे राज्यों में हम जानते हैं कि मतलब विधानसभा है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी है, दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है।
अब देखिए विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। 40 जैसे मिजोरम है, 40 पुडुचेरी है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, पुडुचेरी में 30 है और सिक्किम में 32 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए निर्वाचन वही जैसे हम लोग चुनते हैं, 18 साल का कोई व्यक्ति है तो वो वोट दे सकता है और उसी के आधार पर चुनाव होता है, मतलब वयस्क मताधिकार पर चुनाव होता है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग, यहाँ पे कैसे इसका निर्वाचन क्षेत्र बांटा जाता है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा क्या है, आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित किया जाता है, ये संविधान में प्रावधान है। ठीक है, 333 के अनुसार अगर मान लीजिए कोई एंग्लो इंडियन नहीं है तो उसका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब देखिए 5 साल की अवधि होती है, सबको जानती है। आपातकाल में इस अवधि को, मतलब जैसे विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है और इसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? 5 साल का है तो एक बार में 1 साल बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 माह से अधिक इसको विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाला चीज़ है, इधर मैंने लिखा था, यहाँ पे देखिए विधान परिषद प्रथम बार में किसी सामान्य विधेयक को 3 माह तक और दूसरी बार में 1 माह तक रोक सकता है, यानी कुल 4 माह तक रोक सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें हमको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे विधानसभा के लिए सदस्यता के लिए क्या योग्यता वगैरह है, वही 25 साल होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने जैसे लोकसभा में होता था वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही होता है। ठीक है, और देखिए इसमें भी कोरम जो होता है 1/10 ही होता है। ठीक है, 1/10 होता है, लोकसभा में भी 1/10 होता है, सब जगह लगभग कोरम 1/10 ही होता है। ठीक है, और धन विधेयक जो है कि सिर्फ विधानसभा में लाया जा सकता है। कौन तय करेगा धन विधेयक है या नहीं? विधानसभा का अध्यक्ष तय करेगा। ठीक है, और धन विधेयक अगर विधानसभा में प्रस्तुत करना है तो पहले राज्यपाल का परमिशन लेना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ राज्य हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा का संख्या है, उसको हम लोग याद करेंगे, थोड़ा घटते क्रम में याद कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को याद करेंगे, गोवा का याद करेंगे, बिहार का याद कर लीजिए, अपना स्टेट है, मिजोरम का याद कीजिए, सिक्किम, ये क्योंकि अपवाद है इसलिए हम लोग इसको याद कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जैसे यूपी का सबसे अधिक है, उसके बाद किसका है? तो यूपी के बाद सबसे अधिक महाराष्ट्र का होगा, तो देखिए महाराष्ट्र का याद कर लीजिए। महाराष्ट्र के बाद किसका होगा? जनसंख्या के आधार पर होता है, तो जनसंख्या जैसे जैसे कम होता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिसका है तो उसी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम जनसंख्या वाला का होगा, फिर उससे कम जनसंख्या वाला का होगा, ऐसे करके है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब देखिए विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलता है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए विशेष राज्य का दर्जा के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि उसका सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय लगना चाहिए, ऐसे वैसे मतलब 4-5 क्राइटेरिया उन्होंने बांटा हुआ था, तो गार्डगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो स्टेट होते हैं उनमें क्या होता है कि 90% उनको जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसको मतलब वापस करना होता है, और 10% अनुदान होता है, मतलब 10% वापस नहीं करना होता है। लेकिन अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है तो उसमें 90% जो होता है इसको वापस नहीं करना होता है और 10% को वापस करना होता है। ठीक है, तो ये इसमें यही फ़र्क है, जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए असम को सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, सबसे बाद में उत्तराखंड को दिया गया है। ठीक है, और ये अभी विशेष राज्य वाले दर्जा पाने वाले राज्य हैं। बिहार सरकार भी बहुत दिन से मांग कर रही है, बिहार के नेता लोग भी मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया है, क्योंकि इसका भी जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ मिलता है। देखिए इसमें असम, नागालैंड दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग याद कर लीजिए कितना राज्य है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 राज्यों को अभी तक मिला हुआ है। ठीक है, सबसे बाद में किसको मिला था? उत्तराखंड को। सबसे पहले मिला था असम को। ठीक है, अब देखिए संघ राज्य क्षेत्र, राज्य तो हम पढ़ लिया, अब संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है? राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है एक प्रशासक, और कहीं पे प्रशासक नियुक्त होता है, कहीं उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं, और जो चंडीगढ़ वगैरह है वहाँ प्रशासक नियुक्त होते हैं।
तो राज्य ये जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। अब देखिए कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों का विलय हो गया है। दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब एक ही कर दिया गया है। तो इनका विलय हो गया है। तो टोटल मिला के अब पहले मतलब 8 थे, वो जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था, तो अब फिलहाल ये 7 हो गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी बना दिया गया है। तो 9 थे, अब 8 हो गए हैं। ठीक है, मतलब जैसे पहले 7 थे, ठीक है, और 2 और जम्मू कश्मीर वाला हो गया, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 9 हो गए, और इन दोनों को मिला दिया गया आपस में, तो 1 हो गया, तो मतलब 8 हो गए अब। ठीक है, टोटल जो संख्या हो गई वो 8 हो गया केंद्र शासित। इसको थोड़ा सा अपडेट करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी करंट में कुछ होगा तो आप लोग और भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 1992 में घोषित किया गया। उसके बाद पांडिचेरी का नाम 2006 में बदला गया। ये सब थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग। और इसमें कुछ दिल्ली को विशेष अधिकार भी दिया गया है। और दिल्ली में जो पुलिस होती है वो गृह मंत्रालय के अधीन होती है, मतलब केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान है, हम देखते ही होंगे, हमेशा विवाद चलता रहता है। स्थानीय सरकार, आप देखिए ये पंचायती राज की बात कर रहे हैं। ठीक है, पंचायती राज देखिए किस में है, भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 में है, संविधान के 40 अनुच्छेद 40 में, यानी नीति निर्देशक तत्व में ये बताया गया है कि भविष्य में राज्य की जो सरकारें हैं या जो केंद्र सरकार है वो पंचायती राज संगठन के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते ही हैं कि नीति निर्देशक तत्व इसलिए था कि भविष्य में अगर सरकारें सक्षम हो जाएंगी तो उसको पूरा करेंगे। तो यही हुआ, बाद में सरकारें सक्षम हुई तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। अब देखिए ये सब थोड़ा सा पढ़िएगा। सबसे पहले कहाँ आया, ठीक है, देखिए सबसे पहले कहाँ आया था, राजस्थान के नागौर में। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ समिति का गठन हुआ था कि पंचायती राज जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी वो कैसा, उसका स्वरूप कैसा होगा, तो ये उसमें दिया। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति ये बोले त्रिस्तरीय होगा। ठीक है, अशोक मेहता क्या बोले 2 स्तरीय होगा। ठीक है, एक और था जीवीके राव समिति, यह 1985 में इसका गठन हुआ है। इसका एल.एम. सिंघवी का 1986 में गठन हुआ है। ठीक है, तो एल.एम. सिंघवी कमेटी ने बताया था कि इनको आप संवैधानिक दर्जा दीजिए। ठीक है, तो उनके रिकमेंडेशन से संवैधानिक दर्जा मिला। बलवंत राय मेहता बोले कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, तो इन्हीं के रिकमेंडेशन लागू हुआ। ये थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा कैसे कैसे चुनाव होता है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा है नहीं खास इसमें। अब देखिए हमारे हम मैंने बताया कि बलवंत राय मेहता का जो सिफारिश था वो लागू किया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का हम प्रावधान किया गया। इसमें गांव के स्तर पर होता है मुखिया, मतलब ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, और जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये वाला 20 लाख से अगर जनसंख्या कम है तो ये बीच वाला को आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब प्रावधान किया गया है। बाकी इसमें राज्य सरकारें अपने अनुसार कुछ कुछ संशोधन कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए नगर पालिका किस में है, भाग 9 में है, अनुच्छेद कितना है 243 क, 243 क। ठीक है, अब देखिए 1992 में संशोधन शुरू हुआ। ठीक, भाग 9 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन है, इसको एकदम रट जाइए। ठीक है, ये 243 तो से 243 ये 6 तक है। 12 अनुसूची 12 में है, भाग 9 में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद कितना है, कैवा संविधान संशोधन था, कितनी कैवी अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध में कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ वैसा कुछ है नहीं। आप देखिए इसमें क्या है, केंद्र राज्य संबंध ऐसा है कि देखिए केंद्र और राज्य, मतलब केंद्र में भी एक सरकार होती है और एक राज्य में भी सरकार होती है। तो कुछ सब्जेक्ट को बांट दिया गया कि ये जो सब्जेक्ट है उस पर कानून राज्य सरकारें बनाएगी, और ये जो सब्जेक्ट हैं वो उस पर कुछ केंद्र सरकार बनाएंगी। तो यही हुआ। देखिए इस संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाती है। राज्य सूची पर राज्य बनाती है। ठीक, और समवर्ती सूची पर दोनों लोग बनाते हैं, दोनों लोग बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों में से इन दोनों का कानून अगर टकराता है आपस में तो मान्य जो होता है वो केंद्र सरकार का कानून होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। इसमें कुछ सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है इम्पोर्टेंट,
राज्य सूची में भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आता है, समवर्ती में कौन सा सब्जेक्ट है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ, मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों सूची में नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा, अवशिष्ट सब्जेक्ट में जाएगा। तो अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को दी गई है, मतलब कोई ऐसा विषय सब्जेक्ट है जिसका उल्लेख इसमें नहीं है तो वो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी, ठीक है। और संसद को एक चीज़ और प्राप्त है, अगर कोई राज्य सूची का विषय है और राष्ट्रीय हित में मतलब विधि बनाना हो उस पर, तो राज्यसभा चाहे तो उसको उस सब्जेक्ट को संसद को सौंप सकती है कि आप इस पर विधि बनाइए, ठीक है, लेकिन ये टेम्प्रोरी होता है कुछ दिन के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपात उद्घोषणा अगर परिवर्तन में होगा तो राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है, ठीक है। दो या दो अधिक राज्यों को उनकी सहमति पर, मतलब कोई दो राज्य हैं और सहमति से ये इति कर देते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं कि इस मतलब कोई संसद एक हमारे लिए कानून बना दे तो वो बना सकते हैं, ठीक है, मतलब संसद बना सकती है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा इसमें पढ़िएगा आप लोग, ये समवर्ती सूची के बारे में दिया है वही कि अगर दोनों कानून टकराएगा तो उसमें केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध में क्या है देखिए बहुत सारा अनुच्छेद ऐसा है कि मान लीजिए केंद्र सरकार कोई कानून बनाई, उसका अनुपालन राज्य में हो रहा है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारा अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ 256 संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ये अनुच्छेद है। और इसमें मतलब देखा जाता है कि जैसे बहुत सारा केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान होता है राज्यों में, तो उसकी सुरक्षा संबंधी भी कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं कि राज्य उसकी सुरक्षा करेगा। तो इससे संबंधित अगर केंद्र सरकार कोई कार्य कर रही है, पुल सड़क बना रही है, तो उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि वगैरह लागू करना है तो वो लागू करेगा, उसमें बाधा नहीं डालेगा। तो ये सब दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसलिए किया गया था कि राज्य और केंद्र के बीच मतलब हमेशा संवाद होता रहे और ये दोनों मिलजुल के, मतलब कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो ये अंतर्राज्यीय परिषद में जाके इसको निपटा ले, और ऐसे मिलते जुलते रहेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, कुछ केंद्र सरकार के माननीय मंत्री भी होते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई विवाद जो है इसमें सब लोग अपना बात रखता है और उस पर आप मतलब मिलजुल के बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद क्या किया गया, जैसे पूरा जो भारत था और पूरा भारत को कुछ कुछ क्षेत्र में बांट दिया गया ऐसे ऐसे, तो इसको ही क्षेत्रीय परिषद कहा गया। कुछ स्टेट है जैसे इसमें अलग अलग स्टेट है, जैसे पूर्वोत्तर परिषद में ये है, अलग अलग फिर राज्य है, तो उसको ग्रुप बना दिया गया और उसको 5 भागों में बांट दिया गया संपूर्ण राज्य को, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रीय परिषद। इसका भी बैठक समय समय पर होते रहता है, इसमें भी वही है, समन्वय बनाने की कोशिश किया जाता है। वित्तीय संबंध, अब देखिए वित्तीय संबंध में हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार का टैक्स वसूलती है सबसे ज़्यादा, तो उसका बंटवारा कैसे होगा, तो इस ये सब उसके वित्तीय संबंध में बताया गया है कि कौन सारा उसका अनुच्छेद दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग जो है मतलब फार्मूला बताएगी कि किस आधार पर इस कर का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वित्त आयोग में कितना सदस्य होता है, 5 सदस्य, 4+1 मतलब 4 सदस्य 1 अध्यक्ष, ठीक है, मतलब 5 सदस्यीय होता है। गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हर एक 5 साल पर गठन इसका होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग, वित्त आयोग यहाँ से अच्छे से दिया हुआ है। अब देखिए वित्त आयोग का दिया हुआ है, इसमें लास्ट वाला याद रखिए, ठीक। अब फर्स्ट वाला याद रखिए, के.सी. नियोगी पहले थे और अभी वर्तमान में कौन है, तो एन.के. सिंह। और ये देखिए इसका जो रिकमेंडेशन होता है ना वो कब से कब लागू होगा, तो ये 15वां कमेटी का रिपोर्ट है ना वो 2020 से 25 तक लागू हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस वित्तीय वर्ष के लिए होगा, ठीक है। जो 14वां होगा वो 15 से 20 के लिए होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध मतलब कैसे सुधारा जाए, उस पर कुछ कमेटी का गठन हुआ था। तो उसमें यह है प्रशासनिक सुधार, राजमन्नार सरकारिया एवं पूछे, तो ये पूछता है क्वेश्चन कि राजमन्नार समिति का संबंध किससे है, ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है। अब देखिए भारत की संचित निधि, संचित निधि क्या है, मतलब मोटा मोटी आप लोग ये समझिए कि एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें सभी पैसा जो है जमा किया जाता है, भारत सरकार का जितना भी पैसा है उसमें जमा किया जाता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है, इसमें केंद्र सरकार का भी एक अपना मतलब कोष होता है और राज्यों के लिए भी अपना राज्य संचित निधि होता है। तो मतलब केंद्र का अलग संचित निधि, राज्यों के लिए अलग संचित निधि होता है। हर राज्य का अपना अपना होता है, केंद्र का अपना होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है, इसको पढ़िएगा, इसमें कौन कौन सा पैसा इसमें जमा होगा ये इसमें बताया गया है, ठीक है। आकस्मिक निधि, मान लीजिए भविष्य में कोई एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है कि कोई आपदा वगैरह आएगी तो उसमें से धन खर्च किया जा सके, इस पर किसका अधिकार होता है, इस पर अगर ये केंद्र सरकार वाला आकस्मिक निधि है तो केंद्र सरकार का अधिकार होगा, राज्य का होगा तो राज्य सरकार का अधिकार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोगों ने चलिए राज्य विधानमंडल तो पढ़ लिया, अब निर्वाचन हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, बाकी सब समान है, इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।